नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पाकिस्तान से एनएसए स्तर की बातचीत पर राज्यसभा में चर्चा। कांग्रेस का आरोप संसद और विपक्ष की हुई अनदेखी। बीजेपी ने कहा गुरुवार को सदन में सुषमा स्वराज देंगी बयान। चेक बाउंस निपटान में अब होगी आसानी। राज्यसभा में संबंधित बिल पारित। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजने का फैसला। भारत नेपाल सीमा पर नाकेबंदी से सरकार का इनकार। विदेश मंत्री का राज्यसभा में बयान। दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने पर जोर। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। सोनिया राहुल की समन से बचने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस देगी चुनौती। दिल्ली टेस्ट में जीत के साथ भारत का सीरीज पर 3-0 से कब्जा। 9 साल बाद विदेशी जमीन पर हारा दक्षिण अफ्रीका। अश्विन बने मैन ऑफ द सीरीज। और आइए देखते हैं पहली खबर। संसद सत्र के दौरान बैंकॉक में भारत पाक एनएसए स्तर की बातचीत को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। राज्यसभा में आज कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उधर बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान दौरे से लौटने के बाद गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संसद में जवाब देंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत का मसला सोमवार को संसद में उठा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस मसले पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने इस बारे में सदन और विपक्ष को भरोसे में नहीं लिए जाने पर सरकार की आलोचना की। We would demand that the government takes the parliament into confidence and the prime minister shares as to what has been the understanding reached between him and Prime Minister Nawaz Sharif for the government now to move forward. जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने भी पाकिस्तान पर सरकार की नीति को ढुलमुल करार दिया। इस बीच कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सरकार के सामने दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध बहाल करने की मांग रखी। Discussion covered peace and security, all right, but sir, terrorism in Jammu and Kashmir. What do you mean by that? कि मंत्री महोदय कश्मीर पर भी अपनी सरकार की पॉलिसी डिक्लेयर करें। आम भी जा रहे हैं, साड़ियां भी आ रही हैं, इसके अलावा एनएसए भी मिल रहे हैं, तो दोनों क्रिकेट टीमों को क्यों नहीं मिलने जा रहा? उनको भी मिलने दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? उसी पे क्यों सब आफत मची हुई? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 10 दिसंबर को भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत पर बयान देंगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ये भरोसा जताया। जहाँ तक सवाल है जिन इश्यूज़ को आपने कहा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विदेश मंत्री महोदया 10 तारीख को इसी सदन में आएंगी और जिन विषयों को आपने रखा है उन सारे मुद्दों पर वो जानकारी देंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर इस्लामाबाद जाएंगी। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय सम्मेलन में भी भाग लेंगी। सुषमा स्वराज सम्मेलन के इतर शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के साथ बातचीत भी करेंगी। इससे पहले दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और नसीर खान जानजुआ के बीच रविवार को बैंकॉक में करीब 4 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों के बीच शांति, सुरक्षा, आतंकवाद समेत जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर सद्भावपूर्ण माहौल बनाने पर चर्चा हुई। ये वार्ता भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच नवंबर में पेरिस में हुई मुलाकात में बनी सहमति के बाद हुई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर जिस तरह सरकार ने रुख दिखाया था और बातचीत के लिए पाकिस्तान की जो शर्तें लगाई थी उसके बाद बातचीत पर विराम लग गया था। लेकिन अब जब रविवार को बैंकॉक में दोनों देशों के एनएसए मिले, उसके बाद जाहिर था कि संसद सत्र चला और ऐसे में विपक्षी दलों ने सीधे सरकार पर सवाल खड़े किए कि बिना संसद को भरोसे में लिए एनएसए स्तर के बातचीत जो हुई वो कैसे हुई और एजेंडा क्या है सरकार का, क्योंकि कल ही विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रही हैं जो कि एशिया समिट है और वहाँ पर एक अहम मुलाकातों का दौर हो सकता है। वहाँ पर कई मुलाकातें हैं विदेश मंत्री को, उसको लेकर भी सरकार को विपक्ष ने आज संसद में घेरने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे मसले पर विदेश मंत्री वहाँ से लौटने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में बयान देंगी। लेकिन विपक्षी दलों का सीधा आरोप था कि
जब एनएसए मिले तो उस पर क्या बातचीत हुई है, इसका एजेंडा क्या रहा है, इसको लेकर सरकार ने किसी भी विपक्षी दल के साथ कोई चर्चा नहीं की, ना ही उन्हें कोई जानकारी दी गई। रविवार को बैंकॉक में दोनों देशों के एनएसए मुलाकात उन्होंने की थी और ट्वीट भी किया गया था कुछ मसलों को लेकर, और इसी को लेकर सवाल खड़े किए विपक्षी दलों ने आज राज्यसभा में। सुषमा स्वराज कल पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगी और गुरुवार को उन्होंने कहा है, बीजेपी ने साफ किया है कि गुरुवार को लौटने के बाद पाकिस्तान से इस पूरे मसले पर राज्यसभा में जवाब देंगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से अलग अलग आरोप जरूर लगे, लेकिन इस बीच राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के मेंबर भी, उन्होंने कहा कि भाई जब तमाम लोग मिल रहे हैं तो ऐसे में क्रिकेट टीमों के बीच खेल को भी शुरू किया जाना चाहिए। पूछो भाई। और विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस खबर पर जानकारी का फोन इन पर। विशाल, जिस तरीके से संसद का सत्र चल रहा है और कांग्रेस ने आज जिस तरीके से जो बैंकॉक में मीटिंग हुई और फिर विदेश मंत्री जा रही हैं पाकिस्तान, असल में किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश, क्या क्या है ये जाए कि सत्र चला और ऐसे में विपक्ष चाहता था कि कम से कम उनसे कंसल्टेशन होना चाहिए था बातचीत से पहले। जी बिल्कुल, देखिए आज जो मुद्दा उठाया गया विपक्ष की तरफ से, उसका जिसे कहा जाए कि बेस सिर्फ इतना था कि जिस तरह से अचानक ये खबर सामने आई कि बैंकॉक में दोनों देशों के एनएसए के बीच वार्ता हुई, दोनों देशों के जो विदेश सचिव हैं वो वहां मौजूद थे, उनके बीच बातचीत हुई। और ये ठीक उससे पहले कि जब देश की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनको इस्लामाबाद जाना है, तो इन सब बातों की जानकारी विपक्ष को होनी चाहिए थी, संसद को होनी चाहिए थी, क्योंकि एक कन्वेंशन रहा है कि इस तरह की अगर कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से होता है या कोई इस तरह की कोई बातचीत वार्ता की जा रही होती है और उस समय पर खासतौर पर जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो उम्मीद ये की जाती है कि सरकार सदन को जरूर बताएगी और विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता का मुद्दा है, तो इस मसले पर हम पहले भी देख चुके हैं कि विपक्ष की तरफ से, चाहे इस सरकार के दौरान रहा हो चाहे पिछली सरकार के दौरान रहा हो, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं और एक तरीके से कॉशन करने की कोशिश हमेशा विपक्ष की तरफ से रहती है सरकार को। और इसी तरह का कुछ वाकया आज भी नजर आया। हालांकि साफ किया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी और बाकी विपक्षी दलों के नेताओं ने भी कि वो दोनों देशों के बीच जो बातचीत है, वार्ता है, उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उस वार्ता का स्वरूप क्या होगा, उस वार्ता से फैसला क्या निकल कर आ सकता है और उस वार्ता से भारत क्या चाहता है, उन सब बातों का खुलासा अगर सरकार सदन के सामने करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक राकेश सूद साहब भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से बातचीत रुकी थी और उसके बाद अब जब दो एनएसए मिले बैंकॉक में, विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर जा रही हैं, क्या आपको संकेत दिखते हैं कि क्या असल में माना जाए कि जो बातचीत का एक, मैं कहूँ कि रुकावट आ गई थी, जो कि एक फुल स्टॉप से दिख रहा था, अब धीरे से उसको वापस एक बार जोड़ने की कोशिश कवायद? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह जब प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह उन्होंने एक तरह से नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोस के ऊपर ज़्यादा अहमियत देने की एक विदेश नीति जो उन्होंने बताई थी या अनाउंस की थी, तो मुझे लगता है कि वो चाहेंगे कि कम से कम पड़ोस के देशों के साथ कभी भी ऐसी स्थिति ना हो कि हमारा बातचीत का क्रम जो है वो टूट जाए। और ये उन्होंने ये जाहिर किया था क्योंकि जब उनकी शपथ ग्रहण का समय था तो वहाँ से ये हुआ कि विदेश सचिव मिलेंगे, पर कुछ ऐसे हालात बने कि विदेश सचिव की वार्ता जो थी वो कैंसिल की गई। उसके पश्चात उन्होंने एक उफा में मीटिंग के लिए उन्होंने खुद एक पहला कदम लिया और जो नए विदेश सचिव थे उससे पहले उनको इस्लामाबाद भी भेजा। तो जाहिर है कि वो चाहते थे कि बातचीत का क्रम दोबारा से हो, पर अगेन
कुछ ऐसी बातचीत हुई, कुछ ऐसे वारदात हुए कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो मीटिंग होनी थी दिल्ली में अगस्त के महीने में, वो नहीं हो पाई। तो जाहिर है कि इससे वो संतुष्ट तो नहीं होंगे, तो इसलिए वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह बातचीत का एक क्रम जो है उसको आगे ले जाया जाए जी। और पेरिस में हमने देखा कि आपस लेकिन में राकेश जी, उनकी जो बातचीत असल में इस हुई वक्त नवाज जो शरीफ जी के साथ, बड़ा राजनीतिक और मसला बन गया। ये जो पिछली जॉइंट बार स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही छोटी सी नपी तुली जॉइंट स्टेटमेंट है जी, क्योंकि पिछली बार जब बातचीत के दोनों देशों के बीच होनी थी जी। तो खासा प्रचार मिला था, प्रचारित किया भी गया दोनों देशों की ओर से। लेकिन इस बार जब रविवार को बैंकॉक में दोनों ऐसे मिलते हैं, उसके बाद सुषमा स्वराज को जाना था, इसको लेकर अचानक मैं कहूँ एक तरह से सन्नाटा सा दिखा मीडिया में भी, और कोई पहले से कोई प्री प्लान नहीं दिख रहा था। क्या आपको लगता है कि ये इसलिए शायद था, एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया कि पहले कुछ शुरू हो उसके बाद इसके बारे में चर्चा हो, या फिर ये अचानक एक कोइंसिडेंस सा दिखता है आपको ये? नहीं, ये चीज़ें अचानक तो नहीं हो जाती हैं। इन चीज़ों के पीछे एक प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है, और उसके पीछे एक पॉलिटिकल डायरेक्टिव भी होता है। जी। तो ये जाहिर है कि जब दोनों प्रधानमंत्री पेरिस में मिले तो उन्होंने एक पॉलिटिकल डायरेक्टिव अपने लोगों को दिया, उन्होंने एक म्यूचुअल तारीख तय की, जगह तय की जहाँ मिलेंगे, और उसका सब बंदोबस्त किया गया। और मैं समझता हूँ कि एक तरह से ठीक ही है, क्योंकि ऊफा के बाद जिस तरह का एक मीडिया में विवाद छिड़ गया था, ऐसा मानिए कि मतलब हम ऊफा की स्टेटमेंट के ऊपर ही हार जीत और सबका निर्णय लेने वाले थे, तो वो बातचीत को एक तरह से ओवरशैडो कर दिया था। तो अब की बार जो उन्होंने पहली बातचीत की, वो मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़े मीडिया से हट के की, एक दूसरे का जायज़ा लेने के लिए की, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल जंजुआ, उनकी नियुक्ति हुई है, और उनका और डोवल साहब का ये शायद पहला ऐसा मौका होगा उनकी मुलाकात का। तो इसलिए एक तरह से ये थोड़ा सा गेट टू नो ईच अदर, थोड़ा सा जान पहचान, थोड़ा सा वैसे सिलसिले में अगर मीडिया के अटेंशन या मीडिया के फोकस से अलग हो तो वो एक तरह से बेहतर ही है, बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल, ये ज़रूरी नहीं कि सारी बातचीत जो है वो किसी तीसरे मुल्क में हो। जी। अब जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री जाएंगी वहाँ पर, तो उनके साथ विदेश सचिव भी जाएंगे, और जाहिर है कि वहाँ पर उनकी बातचीत सरताज अजीज के साथ होनी है, बिल्कुल तय है। और एक चीज जो दिख रही है, भारतीय विदेश सचिव हैं, उनकी डेवलपमेंट के बीच में राकेश जी, वो कहा जा रहा है कि जो खेल है, यानी कि खेल का मैदान, उसको भी बांटा गया, वहां पर टीमों को आने जाने से रोका गया, उसको लेकर भी एक कोशिश हो रही है, एक मांग है कि कम से कम खेल दोबारा से शुरू हो, तो शायद वो एक रास्ता दे। क्या आप इसमें यकीन रखते हैं वाकई एक रास्ता हो सकता है उसके जरिए? देखिए, भारत और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है, चाहे वो एक पाकिस्तानी, जैसे गुलाम अली का यहाँ पे कॉन्सर्ट वो कैंसिल हुआ, तो वो भी एक बड़ी खबर बन जाती है। क्रिकेट का मैच होता है तो वो एक बड़ी खबर बन जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो एक तरह से जो उसका अपनी साइज से ज़्यादा वो एक अटेंशन उसमें आ जाती है। जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये असलियत है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की, तो ज़रूर क्रिकेट का अगर खेल होगा तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सूद साहब इस वक्त देने के लिए, इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार नंबर की दूसरी बड़ी खबर। मधेसियों का आंदोलन जारी, मुश्किल में नेपाल, बातचीत को राजी सरकार, क्या होगा आगे का हाल? देखिए विशेष मधेसियों की मांग, शाम 7:30 बजे। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में बताया है कि कॉल ड्रॉप पर दूरसंचार नियामक ट्राई के जुर्माने का प्रावधान तय समय से ही लागू होगा।
यानी 1 जनवरी से ग्राहकों को कॉल ड्रॉप होने पर कंपनियों से हर्जाना मिलेगा। टेलीकॉम मंत्री के मुताबिक हर कॉल ड्रॉप पर मोबाइल कंपनियां ग्राहकों को ₹1 बतौर मुआवजा देंगी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कॉल ड्रॉप का मुद्दा उठाया। उन्होंने दूरसंचार कंपनियों पर ग्राहकों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने बीएसएनएल पर निजी कंपनियों से सांठगांठ का भी आरोप लगाया। और मोबाइल फोन के जो मालिक हैं प्राइवेट कंपनी वाले, उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बना लिया है कि जिस तरीके से कंज्यूमर का शोषण हो रहा है, शायद जिस तरह शोषण हो रहा है, हमारे ख्याल संचार मंत्री भी अपने को असहाय पा रहे हैं, क्योंकि आपका बीएसएनएल भी इसमें मिला हुआ है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। साथ ही उन्होंने कॉल ड्रॉप स्थिति में सुधार का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि 14,000 नए टावर लगाए गए हैं, जिसमें से अकेले दिल्ली में 700 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। और जहां तक ट्राई के निर्देश का सवाल है, ट्राई ने स्वयं कहा है कि ये फैसला जनवरी से लागू होगा। आपकी जानकारी के लिए पिछले 3 महीने में हम लोग के दबाव के कारण, मॉनिटरिंग के कारण देश भर में इन्हीं प्राइवेट ऑपरेटर्स ने 14,000 नए टावर्स लगाए। दिल्ली में 700 नए टावर लगाए। दूरसंचार नियामक ट्राई के मानदंडों के मुताबिक आमतौर पर कॉल ड्रॉप की दर 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि बुरी तरह से प्रभावित मोबाइल फोन के लिए भी यह दर 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अप्रैल-जून तिमाही की बात करें तो 2G सेवा के लिए कॉल ड्रॉप की दर 24.5% और 3G सेवा के लिए करीब 16% थी। हालांकि खराब सेवा के बाद भी टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई और मार्च 2015 में 99.5 करोड़ से बढ़कर जून 2015 में ये 100 करोड़ 69 लाख हो गई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश में चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटारे में अब आसानी होगी। राज्यसभा में आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन बिल को पास कर दिया गया। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मांग के चलते सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। भोजनावकाश के बाद कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, चेक बाउंस के मामलों से जुड़े नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक को ऊपरी सदन की मंजूरी मिल गई। बिल में संशोधन के तहत चेक बाउंस के मामलों में अब उसी क्षेत्र में कानूनी दावा किया जा सकता है जहां भुगतान के लिए चेक को बैंक में पेश किया गया हो। इससे लाखों लोगों को दावे के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। I move that the bill as amended be passed. Motion moved that the bill as amended be passed. The question is that bill as amended be passed. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. That the bill as amended is passed. इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 पर आगे की चर्चा शुरू हुई। इस दौरान कई सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की। तो शिवन, जब सब लोकपाल तय करेगा तो फिर ये जो बिल हमसे पास करा रहे हैं, बिल का औचित्य क्या रह गया? मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? It is quite clear to me that the balance between the objectives of curbing corruption in high places and the need to ensure certain protections to people wrongly charged is missing in this bill. सदस्यों के सुझाव से सरकार ने भी सहमति जताई, जिसके बाद उपसभापति पीजे कुरियन ने चर्चा रोककर सरकार से बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए प्रस्ताव लाने को कहा। If the members believe that this requires to be reconsidered or sent to the select committee, we have an open mind. I am suspending the discussion, deferring the discussion now, say for an hour or so. After that, the government should move a motion to send it to select committee with the members of the select committee after due consultation with the political parties and come. इस विधेयक के जरिए 1988 के कानून में बदलाव किया जाना है। साथ ही भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का भी प्रस्ताव है। विधेयक में सजा की न्यूनतम अवधि 6 माह से बढ़ाकर 3 साल और अधिकतम 5 से बढ़ाकर 7 साल कैद करने जैसे कई अहम प्रावधान हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर किसी भी तरह की नाकेबंदी से इनकार किया है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश है कि मधेसी समुदाय को न्याय मिले,
राज्यसभा में चर्चा के दौरान सांसदों ने नेपाल संकट के जल्द समाधान पर जोर दिया। इससे पहले सदन में नेपाल पर अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत जेडीयू सांसद पवन वर्मा ने की। उन्होंने नेपाल संकट का जिक्र करते हुए कहा कि मधेशियों की मांग उनके अधिकारों को लेकर है। कांग्रेस सांसद कर्ण सिंह ने कहा कि नेपाल के साथ भारत का बेटी रोटी का रिश्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध वर्षों पुराने हैं। तो वहीं जेडीयू नेता शरद यादव ने नेपाल सरकार और विदेशी नेताओं के बीच सरकार को बातचीत पर जोर देने के लिए कहा। आंकड़े हैं मेरे पास कल के। आप कह रहे थे 2000 ट्रक खड़े हैं, रेणुका जी कह रही थी 2000 में 11,206 ट्रक हमारे नाके पे खड़ा है। 11,206 ट्रक, कल का आंकड़ा दे रही हूं, 6 तारीख का 11,206 ट्रक खड़ा है। आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मधेशी नाकेबंदी करके बैठे हैं। पीछे हम उसे लौटने नहीं देते। क्यों नहीं लौटने देते? इसलिए नहीं लौटने देते कि अगर कल को तुरंत नाकेबंदी खुल गई तो फिर से तुम वापस आओगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे। यही खड़े रहो ताकि नाकेबंदी खुले और तुम अंदर चले जाओ। 11,206 ट्रक सामान लेकर के खड़े हैं हमारे रक्सौल बीरगंज नाकों पर और दूसरे नाकों पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में जारी समन को चुनौती दी गई है। इस फैसले के बाद दोनों नेताओं को अब कोर्ट में पेश होना होगा। कांग्रेस इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। राहुल गांधी की याचिका पर हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली टेस्ट में जीत के साथ ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। साथ ही टीम इंडिया ने 9 साल बाद विदेशी जमीन पर दक्षिण अफ्रीका को सीरीज हार के लिए मजबूर किया। भारत आईसीसी रैंकिंग में इस जीत के साथ अब दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। आखिरी टेस्ट के 5वें दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 337 रन से करारी शिकस्त दी। ये भारत की टेस्ट मैचों में रन अंतर के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। 481 रन का पीछा करते हुए पूरी टीम दूसरी पारी में 143 ओवर के खेल में सिर्फ 143 रन ही बना सकी। दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज अजिंक रहाणे प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं पूरी सीरीज में खतरनाक गेंदबाजी करने वाले ऑफ स्पिनर आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जिन्होंने 31 विकेट लिए। वहीं रविंद्र जडेजा ने पूरी सीरीज में 23 विकेट झटके। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज स्कूली बच्चों से मुलाकात की। संसद भवन में हुई इस मुलाकात में उपराष्ट्रपति ने बच्चों से उनके भविष्य को लेकर सवाल किए। बच्चों ने भी इस मौके पर उपराष्ट्रपति से मिलकर खुशी जाहिर की। बच्चों के अलावा अध्यापकों के साथ राज्यसभा के अधिकारी भी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।